नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी बेस्ड क्लासेस देख रहे हैं हम आजकल, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, अभी तक एसएसटी का सिलेबस कवर करने के लिए हमने 6 to 9th तक का सिलेबस देखना पड़ेगा हमें एसएसटी का। ठीक है, तो अभी हम पहले 6th क्लास की ज्योग्राफी देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली क्लास में कर लिया था। क्लास 1 में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, अब हम सेकंड चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर क्या हमारा, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो उनको देखेंगे। ठीक है, वो क्लियर करेंगे ताकि हमें चैप्टर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सारा चैप्टर हमें समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये पृथ्वी का ग्लोब दिखाया गया हुआ है। यहाँ पे ये होती है हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जो कि इस तरह की होती है, ये हमारी है अक्षांश रेखाएं। और ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये होती है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और ये जो बीच में है, ये हमारी है भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये जो और ये है जो देशांतर रेखा की ये मेन लाइन होती है। ठीक है, जो कि दो भागों में बांटती है ग्लोब को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 180 होती है। और भूमध्य रेखा को मिलाकर कितनी होती है, 181 होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने में कितना मिनट का अंतर होता है। देखिए, अगर हमने इस अक्षांश से इस अक्षांश में जाना है तो कितने मिनट का अंतर होता है, पूरे 60 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 घंटा लगा लो, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। किसी भी, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी है ये। ठीक है, किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए। और अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती हैं, ये इंसानों के द्वारा काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं ताकि हम क्या करें, किसी भी स्थान का पता लगा सकें। तो ये अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए होती है। ठीक है, किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए कि कोई स्थान कहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है, यानी कि 180 इस साइड होती है और 180 उस साइड होती है। ठीक है, टोटल पूरे आगे से लेकर पीछे तक पूरी कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बीच सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के पास होती है। देखिए आपने यहाँ पे आपको आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि बीच में देखिए देशांतर रेखाओं में क्या है, सबसे ज्यादा दूरी है ये जो भूमध्य रेखा के आसपास। और ऊपर जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके ये क्या हो जाती है, एकदम चिपक जाती है एक दूसरे से, है ना। यहाँ पे इनकी दूरी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि जो देशांतर है उनकी भूमध्य रेखा के पास से सबसे ज्यादा दूरी होती है। कितनी होती है, अप्रोक्स 111.23। ठीक है, समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाएं क्यों खींची है, ताकि समय का पता लगाया जा सके कि कहाँ पे क्या समय हो रहा है। पूर्व की ओर बढ़ते समय घटेगा। ठीक है, समय बढ़ेगा, सॉरी। पूर्व की ओर बढ़ते समय समय क्या हमारा बढ़ता है, ये पूर्व है। ठीक है, जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे, आगे आगे देशांतर की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा। फिर हम नेक्स्ट देशांतर, अगले देशांतर में जाएंगे तो यहाँ पे 2 बज रहा होगा। फिर हम अगर अगले में जाएंगे तो 3 बज रहा होगा, है ना। तो मतलब कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय भी हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट क्या हमारा, कि पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय घटेगा। अब अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम होता रहता है। ठीक है, जैसे माना ये हमारी ग्रीनविच रेखा है। माना यहाँ पे हमारा क्या है, असम है, यहाँ पे गुजरात है। तो जैसे जैसे हम असम की ओर बढ़ेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे हम गुजरात की ओर बढ़ेंगे तो टाइम कम होता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे क्या बजेंगे, यहाँ पे 1 बजे होगा। और यहाँ पे पश्चिम की ओर क्या बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी का एक अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 24 घंटा। एक अक्ष यानी कि जैसे एक लट्टू घूमता है, एक लट्टू जैसे एक राउंड पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो वो उसका अक्ष हो गया। तो यानी कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। ग्लोब में 360 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, और 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने लगते हैं, मतलब हर देशांतर पूरी घूमने में, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, एक अक्ष घूमने में, है ना। अभी हमने देखा था। तो अगर हम 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में
या 60 मिनट बोलते हैं जिसको, पृथ्वी कितना घूमती है? 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। अगर हम 1 डिग्री निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 4 मिनट आ गया। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है ना? कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये था हमारा, यानी कि अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो ये हमारा 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे 1 बजेंगे, वो मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया था। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब हम ये जो ग्रीनविच रेखा है इससे अगर हम आगे जाते हैं तो कितने का मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम अपनी क्लास देखते हैं आज की। देखिए, आज की क्लास हमारा ग्लोब के बारे में ही है, अक्षांश और देशांतर, जो अभी हमने देख लिया है कि क्या अक्षांश रेखाएं होती है, क्या देशांतर रेखाएं होती है। तो अब चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ऊपर पूरी गोल नहीं, हमारी पृथ्वी ऊपर और नीचे की साइड से क्या है? चपटी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब क्या होता है? जैसे पृथ्वी है वैसे एक उसका क्या है? एक प्रतिबिंब है उसका, है ना, उसका एक कॉपी बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु एक वास्तविक प्रतिरूप है। दिखती मतलब होती इसी टाइप की है। ठीक है, तो क्या है? ये छोटी प्रतिलिप है ये। ठीक है, प्रतिरूप है इसका पृथ्वी का। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले योग्य छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी भी स्थान की स्थिति को कैसे बताई जा सकती है। अब ग्लोब तो हमें पता है, लेकिन अब अगर हम देखें कि यहाँ पे इंडिया कहाँ पे, तो हम नहीं बता सकते, है ना। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे कि अक्ष कहा जाता है। अपने ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। ये है, जैसे हमें यहाँ पे थोड़ी सी सुई दिख रही है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये अक्ष है। और ये क्या हमारा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं इनको। ठीक है, जिसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरते हैं उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखो, ये ग्लोब है, आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा ग्लोब को। तो इसको क्या करते हैं? अगर हम ऐसे फिंगर से हिलाएं तो ये क्या करता है? घूमता है। और हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, इसमें तो हमें सामने सुई लगा रखी है ताकि ये आसानी से घूम सके, है ना। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आओ कुछ करके सीखिए। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के स्वरूप होगी। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बता रखा है ये, तो आप करके भी देख सकते हैं। इस नेक्स्ट हमारा क्या है? इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इन्होंने क्या बोला है कि एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो बीच की होती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये हमारी क्या होती है? ये अक्षांश रेखाएं होती है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो ये ऊपर का पार्ट है पृथ्वी का, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो विषुवत रेखा के नीचे का पार्ट है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर
विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि ये सब क्या होती है, समांतर होती है एक दूसरे के। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश और अक्षांश को दर्शाती है। इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच दूरी स्थित चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, अतः इसका माप होगा 360 का 1/4, ठीक है। यानी कि ये जो इसका उत्तरी भाग है वो 90 डिग्री का होगा, दक्षिणी भाग में क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो यानी कि 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश का उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण की सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण दिशा को भी लिखा जाता है, ताकि हमें पता चले कि उत्तर की तरफ किन रेखाओं की बात हो रही है, उत्तरी अक्षांश की या दक्षिण अक्षांश की। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के दक्षिण 20 अंश उत्तर में, और बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण स्थित है। यानी कि जो क्या हमारा चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, वो यहाँ पे होगा, ठीक है, 20 डिग्री अक्षांश पे होगा, ये उत्तर में। और ये जो बेलो है ये कहाँ पे होगा, ये दक्षिण में, 20 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उत्तर अक्षांश में कि दक्षिण अक्षांश में, ठीक है। तो चित्र 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री होती है, जो उत्तर ध्रुव होता है वो 90 डिग्री उत्तर होता है, और तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में होता है, ठीक है। यानी कि 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी होती हैं। ये हमारा कौन सी है, ये हमारी है उत्तर गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर होती है। फिर दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा 23.5 डिग्री है, ठीक है। ये हमारी होगी विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। ये हमारी 23.5 में उत्तर की तरफ कर्क रेखा है, और 23.5 दक्षिण की तरफ मकर रेखा है। ये हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमारा उत्तर में क्या है, 66.5 डिग्री क्या है, ये वाली रेखा है उत्तर ध्रुव वृत्त, और उसके बाद 66.5 दक्षिण में, ये भी हमारा क्या है, दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा यानी कि यहाँ पर, ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, सूर्य क्या होता है, एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा यानी कि गर्मी होती है, और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य किसी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज टाइप में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होती है, तिरछी पड़ती है सूरज की किरणें, और यहाँ पे मध्यम मतलब मीडियम रहता है वेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आती, इसलिए शीत कटिबंध कहलाती है। मतलब कि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, ठीक है, बहुत ही तिरछी में पड़ती हैं और बहुत कम आती हैं, तो इसलिए क्या होती है, यहाँ पे बिल्कुल ही ठंड होती है, जो पेंसिली कलर में है, ठीक है, मतलब बर्फीला ही रहता है ये पूरा साल। नेक्स्ट हमारा क्या है,
देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी आवश्यक होती है। ठीक है, अब स्थिति तो अक्षांश बताती है, अब हमें समय बताती है देशांतर, जैसे कि हमने देखा था पहले। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर स्थित मॉरिशन द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण। अब दोनों अगर 20 डिग्री, वो तो क्या था जो हमने महाराष्ट्र का चंद्रपुर और बेलो पढ़ा था, तो वो क्या था, एक उत्तर अक्षांश में था और एक दक्षिण में था, है ना, दक्षिण अक्षांश में। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हिंद महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशन द्वीप दोनों ही अगर दक्षिण अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित हो तो उनकी स्थिति कैसे बताएंगे हम? हमें तो इतना ही पता है कि ये दक्षिण में, पर है कहाँ पे, है ना। तो सही स्थिति जानने के लिए या करना होता है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसकी दूरी जानने के लिए क्या है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतर युगांतर कहते हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, अर्थात उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे कि हमने देखा था, जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है रेखाएं तो घटती है, और ये अर्धवृत्त घटती हैं तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, और जहां सभी देशांतर युगांतर आपस में मिलते हैं। अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर युगांतरों की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब भी सभी देशों ने क्या निश्चय किया था कि क्या करेंगे कि जो ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज्य के वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली युगांतर से पूर्व या पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देशांतरों का सही अनुमान लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीनविच रेखा है जो कि इंग्लैंड से गुजरती है, वहाँ पे एक वेधशाला है, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इसको मेन रेखा मानेंगे हम। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा से गुजरने वाली युगांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। अगर मतलब जो इसके पूर्व की ओर रेखा है इनको पूर्वी रेखा कहा जाएगी, पूर्वी देशांतर, और जो इसके पश्चिम की ओर है तो इनको पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इनका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। ठीक है, यानी 180 लाइन जो देशांतर रेखाएं वो पूर्व में होती है और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम में होती है। टोटल कितनी होगी? 360 होगी। प्रमुख युगांतर तथा 180 युगांतर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों तथा पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर में आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व और पश्चिम के लिए अक्षांश या अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योन्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश या समांतर रेखाओं एवं देशांतर याम्योन्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थिति के अक्षांश देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ठीक है, मानो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा 26 डिग्री उत्तर अक्षांश है और ये हमारा क्या है, ये हमारे 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा धुबरी होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में काटती है। देगा तो ये हमारी देखिए, ये इस तरह से जो होता है हमारा विश्व के समय क्षेत्र है। ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा है, और ये जो इसके पूर्व की ओर अगर हम जाएंगे तो हमारा टाइम है जो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 घंटा प्लस हो गया, 2 घंटा प्लस, 3 घंटा प्लस, 4 घंटा प्लस, 5 घंटा प्लस, है ना। और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, है ना। तो ये हमारा डायग्राम है, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा व ग्रहों की गति होती है।
सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो कि दोपहर में सबसे छोटी और एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अब वह 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, अगर दोपहर के 12 बज रहे ग्रीनविच में, तो तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व पे क्या समय होगा? तो हम क्या करेंगे, 15 डिग्री पूर्व में तो 1 डिग्री कब घूमती है? 4 मिनट में। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा, यानी कि वहां पर दोपहर के 1 बजे होंगे। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम के समय में ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, उसी तरह से इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे और उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर देशों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि जो असम है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा पूर्व में पड़ता है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी भारत की मानक रेखा है, ताकि पूरे भारत में एक जैसा समय रखा जाए, है ना। तो ये 82.5 डिग्री पे ये भारत के मानक रेखा यानी कि मेन रेखा है। इससे पूर्व में जो समय होता है वो इससे पूर्व में क्या होता है, समय बढ़ता है और पश्चिम में घटता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ के लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य में एक गुजरने वाले यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक माना जाता है। जो समय इस 82 डिग्री पे हो रहा होगा, वही समय पूरे देश में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम देशांतर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। तो इससे क्या होगा, पूरे देश का टाइमिंग में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है कि 82.5 डिग्री एक मानक रेखा खींची है, और जो समय इस मानक रेखा में माना जाता है वही समय पूरे देश में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में खींची गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, इस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक युगांतर माना जाता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारत के मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता था। वह अपने मित्र आलोक से कहता था कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार मैच शाम 7:30 बजे होगा, ताकि देर रात्रि में समाप्त ठीक है, तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। अब क्योंकि इतना देखो, वहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे और भारत में 7:30 बज रहे शाम के। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री के पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तो तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक
समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, रूस बहुत ही बड़ा है। तो जैसे भारत में 1 82.5 डिग्री को मानक रेखा माना गया है, वैसे रूस में 11 मानक रेखाएं हैं। ठीक है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय का क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने क्या देखा था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखी थी। ठीक है। हमने क्या देखा कि भारत में जो मानक रेखा है, जैसे पूरे विश्व में ग्रीनविच को मानक रेखा माना जाता है ना, जो कि इंग्लैंड में, तो केवल भारत का समय मापने के लिए ये एक काल्पनिक रेखा खींची गई है 82.5 डिग्री। तो जो समय 82.5 डिग्री रेखा पे होता है वही हमारे पूरे देश में होता है। ठीक है। वही समय पूरे देश में माना जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का फर्क होता है ना, 4 मिनट का अंतर होता है। और हमने क्या देखा कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुव की तरफ संकरी होती है, जबकि भूमध्य रेखा में सबसे ज़्यादा क्या होती है, दूरी पे स्थित होती है। ठीक है। अक्षांश रेखाएं हमारी समांतर होती है, इनकी संख्या भूमध्य रेखा को मिलाकर 100 कितनी होती है, 81 होती है। जबकि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र है वहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो कर्क रेखा से उत्तर ध्रुव में है, यहाँ पे सूर्य की किरणें, और मकर रेखा से दक्षिण ध्रुव वृत्त में यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा मध्यम मीडियम मौसम रहता है, और जो यहाँ पे है यहाँ पे बिल्कुल तिरछी पड़ती है, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये देखा हमने। इसके अलावा ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हो गया सब कुछ कवर इसमें। तो आई होप आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होगी आज की। ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।